नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए फ्रेंड, इस सीरीज़ में हम चंद्रवंश के शासकों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जो हमने अंतिम शासक पढ़ा था चंद्रवंश का शासक बाज बहादुर चंद। देखिए फ्रेंड, आज उसके पुत्र उद्योग चंद से इस क्लास की शुरुआत होगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस क्लास की शुरुआत उद्योग चंद से होगी, जैसे कि हमने बताया है। देखिए फ्रेंड, उद्योग चंद है, ये बाज बहादुर चंद का पुत्र था, और बाज बहादुर चंद के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो ये उद्योग चंद है, इसका टाइम पीरियड देखें तो 1678 से लेकर 98 के मध्य इन्होंने यहाँ पर शासन किया है, जो कि बाज बहादुर चंद के पुत्र थे। जैसे ही बाज बहादुर चंद की मृत्यु होगी तो 1678 ईस्वी के अंदर इनका यहाँ पर राज्यारोहण होगा। देखिए फ्रेंड, इनके बारे में पहला पॉइंट ये याद रखना है, भारती चंद के बाद दूसरा चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था, तो वो कौन है? उद्योग चंद है। सबसे पहला भारती चंद था जिसने कुमाऊं को नेपाल की अधीनता से छुटकारा दिलाया था, ये हमने भारती चंद में पढ़ा था। अब इसके बाद नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक है उद्योग चंद, जो आक्रमण करेगा और नेपाल की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है अजमेरगढ़, इस पर कब्जा करता है। ठीक है फ्रेंड, इसके इस आक्रमण के पीछे का भी एक कारण है। ये कारण क्या है, इसको समझेंगे सबसे पहले। क्योंकि इसके समय जो गढ़वाल नरेश हैं मेदिनी शाह हैं, और कुमाऊं नरेश हैं देवपाल हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में संधि करते हैं और चंद्रवंश के शासक उद्योग चंद के खिलाफ षड्यंत्र यहाँ पर रचते हैं। तो दोनों एक साथ कुमाऊं पर अटैक करते हैं। पश्चिम की ओर से गढ़वाल के शासक मेदिनी शाह हमला करते हैं, और पूर्व की ओर से नेपाल के शासक देवपाल चंपावत पर हमला करते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए जो उद्योग चंद है, दोनों को परास्त करता है और नेपाल की राजधानी अजमेरगढ़ पर कब्जा कर लेता है। इसके समय नेपाल की अगर बात करें तो संपूर्ण नेपाल को डोटी नाम से जाना जाता है। डोटी का देश यानी कि नेपाल देश जो था वो डोटी के नाम से जाना जाता था। देखिए फ्रेंड, जो डोटी के शासक हुए हैं देवपाल, उनका भी कुमाऊं आक्रमण करने का एक कारण था, क्योंकि जो उद्योग चंद था उसने सीरा यानी कि जो डीडी हाट है उसका पुराना नाम है, और पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। क्योंकि जो ये सीरा है, इस पर पहले मल्लों का शासन था। मल यानी कि जो नेपाली शासक हुए हैं उनका शासन हुआ करता था, जिस कारण इस क्षेत्र को वल्ली डोटी के नाम से भी जाना जाता था। तो इस वल्ली डोटी या सीरा के क्षेत्र पर उद्योग चंद क्या करता है, अपना अधिकार करता है। इसी को देखते हुए जो नेपाल नरेश देवपाल है, ये गढ़वाल के मेदिनी शाह के साथ संधि करके कुमाऊं पर अटैक करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस युद्ध में देवपाल क्या करता है, कुमाऊं की पुरानी राजधानी चंपावत पर अटैक करता है, और साथ ही साथ जो मेदिनी शाह है दूनागिरी एवं द्वाराहाट पर हमला करता है, और यहाँ के कुछ क्षेत्रों पर ये लोग लूट मचाते हैं। इसी का बदला लेने के लिए उद्योग चंद इनसे युद्ध करता है और इनको यहाँ पर परास्त करता है। जैसे ये दोनों अटैक करेंगे तो उद्योग चंद इनको एक साथ राज्य से बाहर खदेड़ देगा, और इन पर नज़र रखने के लिए सबसे पहले दोराहाट यानी कि द्वाराहाट के अंदर, दूनागिरी ये भी अल्मोड़ा के अंदर है, चंपावत और सोर यानी कि पिथौरागढ़ का पुराना नाम है सोर, इसके साथ साथ ब्रह्मदेव मंडी जो कि चंपावत के अंदर है, यहाँ पर स्थायी सैनिक छावनियां भी स्थापित करता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। पहला चंद शासक जिसने स्थायी सैनिक छावनियां स्थापित की है तो वो भी कौन था? उद्योग चंद। क्योंकि दोनों ओर से आक्रमण का भय होने के कारण इसने कुमाऊं राज्य के दोनों तरफ सैनिक छावनियां स्थापित कर दी। कहाँ कहाँ पर की है? दोराहाट यानी कि द्वाराहाट के अंदर, दूनागिरी अल्मोड़ा के अंदर, चंपावत, सोर और ब्रह्मदेव मंडी। तो इन स्थानों पर बाहर के जो दुश्मन आक्रमण है उन पर नजर रखने के लिए सैनिक छावनियां स्थापित की। देखिए फ्रेंड, ये सैनिक छावनियां स्थापित की जाती है और नेपाल के अजमेरगढ़ पर उद्योग चंद द्वारा अधिकार किया जाता है। और इस जीत के बाद ये सबसे पहले क्या करता है, 1682 के अंदर रघुनाथपुर घाट जो कि प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के अंदर है, वहाँ स्नान करने चले जाता है। और इसी का फायदा उठाकर जो देवपाल है पुनः क्या करता है, काली कुमाऊं पर अधिकार करता है। काली कुमाऊं जो कि चंपावत वाला क्षेत्र है, वहाँ पर फिर से क्या करता है, अधिकार कर लेता है। ये खबर सुनते ही जो उद्योग चंद है वो अल्मोड़ा वापस आता है, और फिर से नेपाल की ओर अगले साल यानी कि 1683 के अंदर नेपाल पर आक्रमण करता है, और अगेन अजमेरगढ़ पर ये अधिकार करता है, और वहाँ का जो सारा धन है उसको लूटकर अल्मोड़ा पहुँचाया जाता है। फिर से जो नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी है अजमेरगढ़, इस पर ये अधिकार करता है
है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? अजमेरगढ़। देखिए फ्रेंड, इस युद्ध का कारण क्या था? जैसे मैंने बताया है, उद्योग चंद द्वारा जो सीरा और सोर है उस पर अधिकार करना था, जो डोटी के शासकों के पास हुआ करता था। इसलिए देवपाल बार बार अटैक कर रहा था। फिर से क्या होता है, ये जब ये नेपाल के अजमेरगढ़ से वापस कुमाऊं आता है, उस क्षेत्र को विजित करके जो नेपाल के शासक हैं देवपाल, ये फिर से क्या करते हैं, सीमाओं पर उपद्रव यानी कि लूटपाट मचाना शुरू करते हैं। इसी से नाराज होकर उद्योगचंद क्या करता है, 1688 के अंदर नेपाल पर फिर से आक्रमण करता है। अब ये जो आक्रमण था, ये इस बार अजमेरगढ़ के साथ साथ नेपाल की जो शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दीपाइल, इस पर भी अटैक किया जाता है और इसको भी उद्योगचंद अपने अधिकार में ले लेता है। और इसी के साथ जो नेपाल के शासक हैं देवपाल और उद्योगचंद, इनके बीच एक संधि होती है 1688 के अंदर, जिसको कहते हैं खैरागढ़ की संधि। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। खैरागढ़ की संधि किसके मध्य हुई? नेपाली शासक देवपाल और उद्योगचंद। कब हुई? तो 1688 के अंदर। खैरागढ़ कहाँ है? तो नेपाल के अंदर स्थित था, है ना। देखिए फ्रेंड्स, इस संधि के तहत नेपाल के शासक देवपाल कुमाऊं राज्य को टैक्स देना स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर अंतिम रूप से ये परास्त होते हैं, उसके बाद अटैक नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड, नेपाल पर टैक्स लगाने की खुशी में, यानी कि उस क्षेत्र को जीतने की खुशी में, उद्योगचंद सबसे पहले अल्मोड़ा आता है। अल्मोड़ा में पार्वतेश्वर मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, इस टाइप से अनेक मंदिरों का ये निर्माण करवाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखने हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। किसने बनाया है? उद्योगचंद ने बनाया है। वैसे ही पार्वतेश्वर मंदिर, ये भी अल्मोड़ा के अंदर उद्योगचंद ने बनवाया है। एक तो इन्हीं के नाम पर है उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, 1688 में खैरागढ़ की संधि होती है। इसके बाद जो नेपाल शासक हैं वो कुमाऊं को कर देना यानी कि टैक्स देना स्वीकार करते हैं। ये सिलसिला आगे 8 सालों तक जारी रहता है, यानी कि 1696 तक, है ना। 1696 में क्या होता है, जो डोटी नरेश हैं यानी कि नेपाली शासक हैं, वो टैक्स देना बंद करते हैं, जो कर है उसको देना बंद करते हैं। तो इससे नाराज होकर जो उद्योगचंद है वो पुनः नेपाल पर आक्रमण करते हैं। जो इस बार आक्रमण होता है वो जुराइल दीपाइल यानी कि शीतकालीन राजधानी नेपाल की जो हुआ करती थी उस पर आक्रमण होता है। और वहीं पर देवपाल और उद्योगचंद के बीच भीषण संग्राम होता है, लड़ाई होती है। इस युद्ध में जो चंद नरेश उद्योगचंद है वो बुरी तरह पराजित यहाँ पर होता है और इसी के साथ भागकर अल्मोड़ा यानी कि अपनी राजधानी, जो चंदों की राजधानी हुआ करती थी, वहां आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस युद्ध में उद्योगचंद की पराजय के साथ साथ इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था शिरोमणि जोशी। तो ये शिरोमणि जोशी मारा जाता है, इनकी यहाँ पर हत्या हो जाती है, जिससे दुखी होकर जो उद्योगचंद है कभी युद्ध न करने की यहाँ पर शपथ लेता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, किस चंद शासक ने अपने अंतिम समय में युद्ध न करने की शपथ ली थी? तो वो कौन हो जाएगा? उद्योगचंद। उद्योगचंद के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है, उद्योगचंद को एक तपस्वी शासक कहा गया है। किसने कहा है? तो रुद्रदत्त पंत ने कहा है, रुद्रदत्त पंत। ये पॉइंट भी याद रखना है, उद्योगचंद को तपस्वी शासक कहा गया है और किसने कहा है? रुद्रदत्त पंत ने कहा है, क्योंकि जो चंदों के ताम्रपत्र है उनका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया है रुद्रदत्त पंत ने, इन्होंने ही कहा है। क्योंकि इसने अंतिम समय में युद्ध न करने की शपथ ले ली थी। जैसे गढ़वाल के अंदर अजयपाल ने जब कप्पू चौहान के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, टिहरी के अंदर युद्ध न करने की शपथ लेता है। भारत के अंदर सम्राट अशोक हैं, वो कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने की शपथ लेते हैं। वैसे ही गढ़वाल में अजयपाल और कुमाऊं में उद्योगचंद हुए हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। देखिए फ्रेंड, ये युद्ध हारने के बाद और शपथ लेने के बाद ये क्या करता है, अपने जीवित रहते ही 1698 ईस्वी में अपना राजकाज अपने पुत्र ज्ञानचंद को सौंपता है और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके सेनापतियों की अगर बात करें तो इसके 3 सेनापति यहाँ पर हुआ करते थे। 3 कौन कौन थे? एक तो था मैसू शाह, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब गढ़वाल अभियान करता है, गढ़वाल पर आक्रमण करता है मेदिनी शाह के समय, तो उस समय ये मैसू शाह यहाँ पर मारा जाता है, इनकी यहाँ पर हत्या होती है। दूसरा था हिरु देवबा, तो हिरु देवबा भी नेपाल अभियान के दौरान ये मारा जाता है, जो दूसरी बार नेपाल पर अटैक होता है उस समय ये मारा जाता है। और नेपाल पर ये जब तीसरी बार आक्रमण करता है तो शिरोमणि जोशी इसका सेनापति था, ये नेपाल अभियान के दौरान अंत में 1696 ईस्वी में यहाँ पर मारा जाता है। इसी के बाद ये युद्ध न करने की शपथ लेता है। तो इसके तीनों सेनापति आपको याद होने चाहिए, मैसू शाह, हिरु देवबा और शिरोमणि जोशी किसके सेनापति थे? तो उद्योगचंद के सेनापति थे। देखिए फ्रेंड, इसका एक ताम्रपत्र भी प्राप्त होता है जिसकी डेट है 1679 यानी कि 1679 के समय की, और ये प्राप्त होता है बरम मुहानी जो कि पिथौरागढ़ के अंदर है।
इस ताम्रपत्र के अनुसार उद्योगचंद की एक बीमारी का हमें पता लगता है जिसका नाम था धाई माता। तो धाई माता की बीमारी से कौन ग्रसित था? तो उद्योगचंद ग्रसित था। देखिए फ्रेंड, इसमें जो ये धाई माता बीमारी है, इस बीमारी का जो इलाज किया है, इसका एक राजवैद्य हुआ करता था जिसका नाम था वरदेव जोशी। तो इस वरदेव जोशी ने इसकी धाई माता की बीमारी का यहाँ पर इलाज किया था। तो ये कहाँ से पता चलता है? 1679 यानी कि 1679 के परमवाणी ताम्रपत्र से ये पता चलता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। उद्योगचंद को कौन सी बीमारी हुई थी? धाई माता की बीमारी हुई थी। इसका राजवैद्य कौन था? तो बलदेव जोशी इसका राजवैद्य था जिसने इस बीमारी को ठीक किया था। और इसमें लास्ट पॉइंट यही याद रखना है, नेपाल पर सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन था? तो वो उद्योगचंद था, है ना, उद्योगचंद था। कितनी बार किया है? तो 3 बार इसने नेपाल पर आक्रमण किया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। जबकि पहला चंद नरेश वो भारती चंद था। भारती चंद में हमने बताया था कैसे नायक जाति की उत्पत्ति होती है, कैसे ये 12 वर्षों तक यहाँ पर घेरा डालता है, किस शासक को ये हराता है ना। ये सारे हमने भारती चंद के समय पढ़ाए थे, कैसे करके ये नेपाल की गुलामी से चंदों को स्वतंत्र कराता है। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर शुरुआत से देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका पुत्र ज्ञानचंद यानी कि ज्ञानचंद द्वितीय। पहला ज्ञानचंद तो वो था गरुड़ ज्ञानचंद, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। गरुड़ ज्ञानचंद जो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाता है और फिरोज शाह तुगलक इसको गरुड़ की उपाधि देता है। ये है ज्ञानचंद सेकंड, ये बाद का वंशज है। इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें 1698 से लेकर 1708, मात्र 10 साल इन्होंने यहाँ पर शासन किया है और अपने 10 साल में ही अपना वर्चस्व कुमाऊं के अंदर बनाया है। इसके राज्याभिषेक की बात करें अगर, जैसे कि हमने पढ़ाया है, उद्योगचंद ने अपने जीवन काल में ही 1698 में इसको राजगद्दी पर बैठा दिया था, यानी कि 1698 में इसका राज्याभिषेक हुआ होगा। देखिए फ्रेंड, इसके बारे में ही पहला पॉइंट वही है, पूर्ववर्ती राजाओं की भांति गद्दी पर बैठते ही इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जैसे कि इससे पहले के शासक ने किया है, इसके पिता ने किया है, बाज बहादुर चंद ने किया है जो दादा थे, है ना। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जीवन भर गढ़वाल और नेपाल के साथ युद्ध में अपना बिताया है। जितने समय भी शासन किया है, यानी कि 10 साल इसने जो शासन किया है, हमेशा ये युद्ध में उलझा रहा है। देखिए फ्रेंड, अगर गढ़वाल अटैक की बात करें तो गढ़वाल अभियान के दौरान इसने सबसे पहले पिंडर घाटी पर अटैक किया, थराली पर अटैक किया और इसी के साथ साथ 1699 यानी कि 1699 में बदाणगढ़ को अपने अधिकार में लिया और उसमें खूब लूटपाट मचाई है। देखिए फ्रेंड, जब ये गढ़वाल पर आक्रमण करता है तो गढ़वाल से जो नंदा देवी की सोने की मूर्ति थी, सोने की जो प्रतिमा थी, उसको अपने साथ अल्मोड़ा लाया और अल्मोड़ा का जो नंदा देवी मंदिर है उसमें स्थापित इसने वो मूर्ति करवाई है। किस चंद शासक ने गढ़वाल से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति कुमाऊं के नंदा देवी मंदिर में स्थापित करवाई थी? तो वो कौन थे? ज्ञानचंद सेकंड थे। जबकि हमने बाज बहादुर चंद में पढ़ा है कि बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल से नंदा देवी की एक मूर्ति उठाई और कुमाऊं के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की, और इसने भी मूर्ति उठाई, बट इसने कौन सी उठाई है? सोने की मूर्ति। दोनों अलग अलग है। एक तो नॉर्मल मूर्ति थी, वो उठाई है किसने? बाज बहादुर चंद ने। जबकि सोने की प्रतिमा कौन लाया है? तो वो ज्ञानचंद सेकंड लाया है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है 1704 के अंदर एक युद्ध होता है, दुधौली का युद्ध। तो ये युद्ध किसके मध्य होता है? गढ़नरेश यानी कि गढ़वाल के शासक हैं फतेह शाह और कुमाऊं के शासक हैं ज्ञानचंद सेकंड। तो इनके बीच ये युद्ध होता है। इस आक्रमण के दौरान जो पाली परगना का गेवाड़ क्षेत्र है यानी कि अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है और चौकोट क्षेत्र है, इसको फतेह शाह क्या करता है? यहाँ पर लूटता है, अपने अधिकार में लेता है और अपना बदला पूरा करता है। जैसे कि हम जानते हैं, इसके पिता ने अंतिम समय में जो नेपाल के अंदर युद्ध लड़ा था उद्योगचंद ने, उसमें बुरी तरह ये परास्त हुआ था और उसी युद्ध का बदला लेने के लिए जो ज्ञानचंद है वो क्या करता है? 1704 के अंदर डोटी अभियान करता है, डोटी पर अटैक करता है और यह युद्ध निर्णायक नहीं रहता है, इसका कोई भी निर्णय नहीं आता है, क्योंकि यह युद्ध कहाँ पर लड़ना पड़ा था? तो भाबर क्षेत्र में ये लड़ना पड़ा था। जो तराई भाबर क्षेत्र है वहाँ पर मलेरिया की बीमारी फैली थी, जिस कारण क्या हो गया? कुमाऊनी सेना को मलेरिया हो गया और जो डोटी का शासक था वो नेपाल भाग गया और इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट इसमें है, ये भी अपने पिता उद्योगचंद की भांति क्या था? धर्मपरायण राजा था। जैसे कि इसके पिता ने अनेक मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया था, जो हमने बताए थे, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतेश्वर मंदिर, उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, है ना। इस टाइप से अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। वैसे ही ये भी क्या करता है? अनेक मंदिरों का निर्माण करवाता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि उद्योग चंद एवं ज्ञानचंद इन दोनों के द्वारा यानी कि पिता और बेटे द्वारा जो मंदिर बनवाए गए हैं उनको किन नामों से जाना जाता है, तो उनको कुमाऊं में देवल या देवल नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ रखा है कि किस चंद शासक के बनाए गए मंदिर देवल या देवल कहलाते हैं, तो ज्ञानचंद द्वारा बनवाए गए मंदिर देवल या देवल कहलाते हैं, या फिर उद्योगचंद और ज्ञानचंद दोनों पिता और पुत्र द्वारा बनवाए गए मंदिर देवल या देवल कहलाते हैं। इनके द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे कि पिथौरागढ़ के अंदर चोपता में नकुलेश्वर मंदिर, कासनी मंदिर, मरसोली में मंदिरों का निर्माण कराया गया है ना। तो ये सारे मंदिर इन्होंने चंद शैली में स्थापित किए थे और इन्हीं चंद शैली में स्थापित मंदिरों को यहाँ पर देवल या देवल नाम से जाना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देवल या देवल क्या है, तो उद्योगचंद और ज्ञानचंद द्वारा बनवाए गए मंदिरों को देवल या देवल कहते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा हमने बताया है 10 वर्षों तक इसने शासन किया है, इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई और इसका पुत्र जगतचंद गद्दी पर आसीन हुआ, यानी कि जगतचंद का राज्यारोहण किया गया। और जगतचंद का जो राज्यारोहण होता है 1708 के अंदर होता है, क्योंकि 1708 में ही ज्ञानचंद सेकंड की मृत्यु होती है। इसके बाद इसका प्रतापी पुत्र है जो जगतचंद, वो कुमाऊं के अंदर शासन करेगा, जिसका टाइम पीरियड लगभग 1708 से लेकर 1720 के मध्य है। 1708 में जैसा हमने बताया है पिता की मृत्यु के बाद इसका यहाँ पर राज्याभिषेक होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो जगतचंद है सबसे पहले इसके बारे में याद रखना है, चंद वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो जगतचंद के टाइम पीरियड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले तो प्रजा के कार्यों में रुचि लेता था, यानी कि जनता की भलाई के लिए काम करता था। और इसी के समय जो कुमाऊं राज्य था वो धन धान्य से परिपूर्ण था, यानी कि धन दौलत की कमी नहीं थी। धन दौलत होने का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि इसके समय जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में सालाना 9 लाख की आमदनी होती थी। तो इसीलिए ये कुमाऊं के चंद शासक कहीं ना कहीं दिल्ली के शासकों से मिलने जाते थे, ताकि जो तराई वाला क्षेत्र है वो चंदों के अधीन छोड़ दिया जाए, क्योंकि भारत के अंदर सत्ता किसकी है, मुगलों की है, और सारा भारत मुगलों के अधीन है, तो तराई वाला क्षेत्र भी उन्हीं के अधीन है। तो इस तराई क्षेत्र को मांगने के लिए कुमाऊं के राजा बार बार दिल्ली जाते रहते हैं, जिसका राज्याभिषेक होगा वो दिल्ली जाएगा और तराई वाला क्षेत्र अपने अधिकार में मांगेगा। तो जगतचंद भी ऐसे ही करता है, दिल्ली जाता है और तराई वाला क्षेत्र मांगता है। तो इसलिए मांगते हैं, हमने पहले भी बताया था, जो कुमाऊं राज्य है उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है, जो कृषि है। और कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो तराई क्षेत्र में होती है, पहाड़ों में तो उतनी होती है नहीं, है ना, ये हमने पहले भी पढ़ाया था। तो इसके समय तराई क्षेत्र में जो नौलखिया माल है, माल परगना है, वहाँ पर 9 लाख की आमदनी होती थी, जिस कारण राज्य में धन की भी कमी नहीं थी, प्रजा भी खुश थी, सारे कार्य हो रहे थे। और इसके समय को कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्णकाल। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, तो जगतचंद के समय को कहा जाता है। दूसरा, किस चंद शासक के समय तराई में 9 लाख की आमदनी होती थी, तो वो भी कौन है, जगतचंद है। देखिए फ्रेंड, चंदों के गढ़वाल के साथ कोई भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिस कारण ये भी अपने पिता की भांति गढ़वाल की चुनौतियों से जूझ रहा था, इसको भी चुनौतियां मिल रही थी। अगर इसकी बात करें कि इसने गढ़वाल विजय अभियान कब किया, तो अपने पिता ज्ञानचंद के रहते हुए इसने अपने पिता के साथ गढ़वाल के जो अभियान किए गए थे उसमें भाग लिया था। तो यह पहले भी गढ़वाल अभियान में रह चुका था। इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है, बरम ताम्रपत्र, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बरम ताम्रपत्र, पहले तो यही पॉइंट याद रखना है, बरम ताम्रपत्र किसका है, तो जगतचंद से संबंधित है। इसके अनुसार जो बदाणगढ़ है, जो गढ़वाल के अंदर बदाणगढ़ हुआ करता था, वहाँ की लड़ाई में एक जासूसी करता है, जिसका नाम था वीरेश्वर जोशी। तो वीरेश्वर जोशी बरम ताम्रपत्र के अनुसार बदाणगढ़ की लड़ाई में जासूसी करते हैं। यह ताम्रपत्र किसका है, तो जगतचंद का है। तो ये पूरा आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, इसके जो समकालीन गढ़वाल का शासक था वो फतेह शाह था, और फतेह शाह और इसके बीच लड़ाई होती है, जिसमें ये गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को अपने अधिकार में लेता है और फतेह शाह को यहाँ पर परास्त करता है। फतेह शाह यहाँ से भाग जाता है, जिस कारण जो जगतचंद है वो श्रीनगर में खूब लूट मचाता है। तो श्रीनगर है वो किसी व्यक्ति को दान में दे देता है और अपने आप अल्मोड़ा वापस चले जाता है। बाद में फतेह शाह फिर से श्रीनगर को अपने अधिकार में लेता है और एक अच्छी खासी सेना बनाकर कुमाऊं की ओर कूच करता है और कत्यूर घाटी पर आक्रमण करता है। इसी के साथ साथ बैजनाथ घाटी, इस पर भी आक्रमण करता है। और इन क्षेत्रों को जीतने के बाद एक गांव है गरसार गांव, तो इस गरसार गांव को फतेह शाह क्या करता है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए दान में दे देता है। दान में देना यानी कि यहाँ से जो भी टैक्स आएगा, जो भी धन दौलत होगी, वो सारा बद्रीनाथ मंदिर को दिया जाएगा। तो ये कौन करता है, फतेह शाह करता है कुमाऊं अभियान के दौरान। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट जो जगतचंद के बारे में है, जैसे हमने बताया है तराई में 9 लाख की आमदनी होती थी, और तराई के लिए ये भी सबसे पहले दिल्ली के शासकों से मिलने जाता है।
है ना, अपने पूर्वजों की भांति मुगल बादशाह बहादुर शाह से मिलने ये जाता है। इसके समय जो मुगल बादशाह हैं, बहादुर शाह हैं, इनसे ये भेंट करता है और बादशाह को घोड़े, गाय, कस्तूरी और सोने चांदी आदि के बर्तन जैसे चीज़ें उपहार में देता है, जिससे खुश होकर जो बहादुर शाह है तराई वाला क्षेत्र इसको दे देता है, जहाँ से सालाना 9 लाख की आमदनी होती थी, जो कुमाऊं राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। अगला जो इसका कार्य है, ये जुआरियों पर यहाँ पर टैक्स लगाता है। तो किस चंद शासक ने जुआरियों पर टैक्स लगाया है? तो वो भी जगत चंद थे, है ना। इसके द्वारा 1000 गाय यहाँ पर दान दी जाती है। तो 1000 गाय दान देने वाला चंद शासक तो वो भी जगत चंद है। और अंत में 1720 के अंदर क्या होता है, इसको एक बीमारी होती है चेचक। तो चेचक के कारण इसकी मृत्यु होती है, जिसके बाद इसका बड़ा पुत्र देवीचंद यहाँ पर शासक बनता है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम देवीचंद को लेकर यहाँ पर प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि देवीचंद के समय से ही चंदों का पतन होना शुरू हो जाता है ना। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।